हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और 70th बीपीएससी के लिए हमारा 100 डेज 100 आर्टिकल की सीरीज़ में आज हम 14वें दिन जुड़ रहे हैं। और आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा फंडामेंटल राइट है यानी आर्टिकल 21 उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के प्रोटेक्शन की बात की जाती है इसमें। और इसका जो बेयर एक्ट है वो कहता है कि नो पर्सन, अब नो पर्सन है मतलब कि ये सबके लिए अवेलेबल है, सिटीजन के लिए भी, फॉरेनर्स के लिए भी। शैल बी डिप्राइव्ड, उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा क्या चीज़ से, उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से किसी इंसान को डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट, यानी कि कैसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा आप किसी को उसके लाइफ से डिप्राइव कर सकते हो, ये इस आर्टिकल के कहने का मतलब है। नहीं तो ऐसे किसी इंसान का राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी वायलेट नहीं होगा। राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी, दो अधिकार यहाँ पर बात हो रही है, राइट टू लाइफ की और राइट टू पर्सनल लिबर्टी की। और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जिससे ये आपका आर्टिकल 21 डिप्राइव हो सकता है। अब आर्टिकल 21 में क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई अरेस्ट कर लेता है तो अगेन आपका आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। अगेन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया से बाहर का जो मूवमेंट है, राइट टू ट्रैवल अब्रोड, ये भी आपका एक आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इस पर्टिकुलर राइट को वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व राइट बोला गया है। सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन इसी अधिकार का किया गया है, खासकर अगर हम बात करेंगे जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको इवॉल्व किया गया है। और वो हम लोग समझेंगे पूरा का पूरा कैसे इवॉल्व हुआ है। यानी इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखेंगे तो सबसे पहले प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब, और इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो क्या है। फिर दो केसेस का कंपैरिजन, एक है गोपालन और मेनका गांधी, जिस कंपैरिजन ने ही ये एक फाउंडेशन और बेस तैयार किया जिस पे आर्टिकल 21 इवॉल्व हुआ। और उसके बाद इवोल्यूशन के लिए कौन कौन से केसेस में कोर्ट ने आर्टिकल 21 के स्कोप को एक्सपैंड किया है, वो हम लोग सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग जापान से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, ये जापान से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। और जुडिशरी इस कॉन्सेप्ट के द्वारा तीन चीज़ों को चेक करेगी। जैसे मान लीजिए किसी का भी आर्टिकल 21 वायलेट अगर होगा तो वो सिर्फ किसके द्वारा हो सकता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो कोर्ट वो क्या चेक करेगी कि ये सही तरह से इनका राइट का वायलेशन ये जेन्युइन है या रीजनेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले कोर्ट चेक करती है कि क्या कोई कानून है क्या, यानी कि कोई कानून है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लॉ, और वो कानून बनाया गया हो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, यानी जो कानून बनाने के लिए ऑथराइज्ड है, क्या उसने कोई कानून बनाया है ऐसा। तो पहला चीज़ ये चेक होगा। दूसरा कि वेदर द लॉ प्रिस्क्राइब्स अ प्रोसीजर, क्या कानून में कोई प्रोसीजर है जिससे किसी का लाइफ या पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो सकता है। और तीसरा कि जो प्रोसीजर था वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था कि नहीं, whether the procedure was followed strictly or not। तो मान लीजिए कोई अरेस्ट होता है, तो जब अरेस्ट किया जाएगा किसी को तो उस केस में अरेस्ट करते समय जब किसी इंसान ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है तो कोर्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ अगर क्या देखेगी, क्या कोई कानून था। कानून अगर है तो क्या कानून में प्रोसीजर था किसी को अरेस्ट करने का, और क्या वो प्रोसीजर ठीक से फॉलो किया गया कि नहीं अरेस्ट करते समय। और प्रोसीजर कौन फॉलो करेगा, एग्जीक्यूटिव यानी पुलिस इस केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से कोर्ट एग्जीक्यूटिव के मनमानापन यानी आर्बिट्रेरीनेस को चेक कर सकती है कि उसने कुछ गलत तरीके से तो नहीं किया। जैसे अगर अरेस्ट करने के लिए प्रोसीजर में लिखा गया था कि वारंट होना चाहिए, तो बिना वारंट लिए अगर पुलिस अरेस्ट करने चली जाएगी तो ये क्या है, अपने अधिकारों का वायलेशन, राइट्स का वायलेशन होगा लोगों का, तो ये अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर सारा प्रोसीजर ठीक से फॉलो हुआ है तो आपका अरेस्ट सही माना जाएगा। अब इस प्रिंसिपल में एक कमी है, एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ये क्या नहीं चेक कर रहा है, ये कानून और प्रोसीजर इसको नहीं देख रहा है कि ये भी तो गलत हो सकता है ना, यहाँ भी तो आर्बिट्रेरीनेस हो सकता है। यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरीनेस को चेक कर रहा है, लेजिस्लेचर का आर्बिट्रेरीनेस नहीं चेक हो पा रहा है। तो जैसे रॉलेट एक्ट जैसा अगर कानून भी अगर लाया जाए किसी को बिना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट कर लेना, वो भी फिर इसके अंदर सही होगा। इसीलिए
शुरुआती दिनों में आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन नैरो रखा गया कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली क्या फॉलो कर रहा था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। लेकिन ओवर द ईयर्स धीरे धीरे जब कोर्ट को रियलाइज हुआ कि ये अधिकार बाकी अधिकारों से अलग है और इसमें इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन या एकदम रिजिड इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे इसको इवॉल्व किया गया। और मेनका गांधी केस में कोर्ट ने कहा कि नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और इसमें क्या होता है कि ये तीन चीज़ें चेक जो हुई थी, इसके साथ साथ एक और चीज़ चेक होगा कि वेदर द प्रोसीजर वॉज फॉलोड। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो कानून और प्रोसीजर है, सो यहाँ पे आप देखिएगा द जुडिशरी विल गो वन स्टेप फर्दर एंड इवन चेक द रीजनेबलनेस एंड फेयरनेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर, कि क्या कानून और प्रोसीजर वो सही है कि नहीं, ये भी चेक कर लिया जाएगा। अगर वो भी गलत हुआ तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा। यानी कि यहाँ पर इस डॉक्ट्रिन के थ्रू जो हमने यूएस से लिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कोर्ट ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव के साथ साथ लेजिस्लेचर की आर्बिट्रेरीनेस को भी चेक कर दिया। ये फायदा हुआ इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आने से, और इसी कारण से अधिकारों का प्रोटेक्शन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया। अब जो दोनों केसेस है जहां पर इसका एक डिस्कशन हुआ वो है गोपालन और मेनका गांधी केस, और कैसे आर्टिकल 21 इवॉल्व हुआ वो समझते हैं। गोपालन केस में जब ए के गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया गया तो और आर्टिकल 21 वायलेट होगा। कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने अप्लाई कर दिया प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ, कोर्ट में देखा गया कानून तो है, प्रोसीजर भी है और प्रोसीजर ठीक से फॉलो हुआ है, तो आपका अरेस्ट सही है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या दिया कोर्ट ने कि आपका राइट टू लाइफ जो है, इसका मतलब आप ये नहीं समझिए कि इससे कुछ ज़्यादा है, इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दिया और कहा इट मीन्स मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, यानी कि आप सांस ले रहे हैं, यही क्या है आपका राइट टू लाइफ है। यानी बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया। और पर्सनल लिबर्टी को कहा कि ये भी आपको जो लिबर्टीज 19 आर्टिकल के अंदर दी गई है उससे नहीं इक्वेट करना, ये अलग चीज़ है। ये इंडिविजुअल लेवल पे आपको जो मिला है पर्सनल लिबर्टी, दैट विल बी कन्फाइंड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू बॉडीली हार्म, यानी कि आपको शारीरिक टॉर्चर, शारीरिक कोई तरह का प्रताड़ना नहीं झेलना पड़ेगा। यही मतलब है किसका, पर्सनल लिबर्टी का। तो गोपालन केस 1950 में कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बहुत नैरोली इंटरप्रेट किया, जुडिशियल रिस्ट्रेंट फॉलो करते हुए, जो लिटरल इंटरप्रिटेशन था वो दे दिया। लेकिन धीरे धीरे जब कोर्ट रियलाइज कर लिया कि नहीं ये आर्टिकल बाकी राइट से अलग है, इसमें और चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्योंकि राइट टू लाइफ सबसे बेसिक ह्यूमन राइट है, तब मेनका गांधी केस में जब कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया तो कोर्ट ने इसके स्कोप को बढ़ाया। कोर्ट के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ का मतलब एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, इट मीन्स राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। और जितने ऐसे अधिकार हैं जो एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जरूरी हैं, वो अपने आप आर्टिकल 21 का पार्ट बन जाएंगे। और इसीलिए अलग अलग राइट्स आर्टिकल 21 का पार्ट बनते चले गए। राइट टू शेल्टर, राइट टू स्लीप, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये सब धीरे धीरे आर्टिकल 21 का पार्ट बने। तीसरा, कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी और 19(1) का लिबर्टी भी सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि बिना 19(1) वाले लिबर्टी के 21 एक्सरसाइज हो ही नहीं पाएगा। और इसमें एक और आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 14, और कहा ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड डिग्निटी, जो कि इनसेपरेबल है। कोर्ट ने इसी केस में डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी इंडिया में रिकॉग्नाइज किया कि नेचुरल जस्टिस भी प्रिंसिपल इंडिया में अप्लाई होता है, जिसका दो इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है। पहला कि रूल अगेंस्ट बायस, कोई भी अपने खुद के केस में जज नहीं बनेगा। और दूसरा रूल ऑफ फेयर हियरिंग, मतलब कि बिना सुनवाई किए किसी को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये मेनका गांधी केस ने एक बेस तैयार कर दिया कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इवॉल्व हो सके। और इसका इवोल्यूशन आपको इस लिस्ट से देखने को आराम से मिल सकता है कि इन केसेस में कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड किया। जैसे उसनेरा खातून केस में बोला राइट टू फ्री लीगल एड एंड स्पीडी जस्टिस इज पार्ट ऑफ 21। सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में क्या बोला गया, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। सिमिलरली रुदुल शाह में बिहार के केस में कहा गया राइट टू एडुकेट कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन। पुट्टा स्वामी केस की अगर आप बात करेंगे राइट टू प्रिवेसी। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग केसेस में कोर्ट ने कहा कि ये सब राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। इसमें सबसे लेटेस्ट एडिशन 2024 में किया गया है, जब ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड को लेकर सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने कहा राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एडवर्स इफेक्ट ऑफ
climate change is also a part of article 21 along with 14. तो ये आपको आर्टिकल 21 का पूरा इवोल्यूशन था जिसके ऊपर ये केसेस आपको इंपॉर्टेंट है, इसका केसेस को आप नोट डाउन कर लेंगे और इन केसेस के बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आराम से आप लगा सकते हो। ठीक है, आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो आर्टिकल 21। दूसरा, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 21 के रेस्पेक्ट में क्या सही आर्टिकल है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बिल्कुल सही है। इन द केस ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू वाटर इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट लीगल राइट। राइट टू वाटर इज इन्फर्ड फ्रॉम द राइट टू लाइफ, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट एक्सेस टू क्लियर वाटर इज अ नेचुरल राइट। यहाँ पे नेचुरल राइट वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर काम आपको नहीं करना है, बिकॉज जब नेचुरल राइट की बात करते हैं तो ये राइट टू क्लीन वाटर इज अ फंडामेंटल राइट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में। तो चौथा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है, इसीलिए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट को डिक्लेयर किया था, इसलिए आपको ये गलत स्टेटमेंट है। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 21। केसेस बताइए कमेंट में, कौन सा आर्टिकल, कौन से केस में कहा गया राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट है। ये क्वेश्चन 2021 यूपीएससी में आया था और 2024 इस साल भी पूछा गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी पर्सन ऑफ ओन चॉइस। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में ये भी इंक्लूडेड है और आपको अब केस कमेंट में बताना है किस केस में कहा गया कि राइट टू मैरी पर्सन ऑफ ओन चॉइस इज योर फंडामेंटल राइट। लास्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पर्सनल लिबर्टी के बारे में। सो स्टेट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी विदाउट एनी रैशनल बेसिस। सही, बेसिस ऑफ डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सही है। पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाय द जुडिशियल रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस, बिल्कुल, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो आप जो हेबियस कॉर्पस का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। द मेजॉरिटी व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ए.के. गोपालन केस इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बिल्कुल गलत, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस केस में आया है, मेनका गांधी केस में गोपालन में प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही अप्लाई किया गया था। ठीक है, अगले दिन अगले आर्टिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।